गुजरात के सियासी रण में पीएम मोदी ने आज 4 रैलियों को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, चुनाव में मोदी को गाली देना और ईवीएम में कमियां निकालना कांग्रेस का काम। कांग्रेस ने शुरू कर दिया है ईवीएम को कोसना, मतलब पहले चरण में स्वीकार कर ली है हार। वोट डालो की नीति के कारण गुजरात कमजोर हुआ। अहमदाबाद में किया रोड शो, उमड़े लोग। गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों पर प्रचार चरम पर। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी ने किया प्रचार। शाह ने कांग्रेस पर गुजरात के लोगों को नर्मदा के पानी से लंबे समय तक महरूम रखने का लगाया आरोप। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की रैलियां, तो आम आदमी पार्टी का भी रोड शो। दिल्ली नगर निगम के लिए प्रचार का काम हुआ पूरा। प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए किया धुआंधार प्रचार। रविवार को एमसीडी की 250 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। पुलिस ने किए मतदान के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम। विभिन्न मतदान केंद्रों पर 30,000 सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक नंबी नारायणन के मामले के 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के लिए केरल उच्च न्यायालय के आदेश को किया खारिज। इसरो की जासूसी के मामले में नारायणन को 1994 में फर्जी ढंग से फंसाने का था मामला। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 4 आतंकियों को वैश्विक आतंकवादी किया घोषित। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मंच के रूप में इस्तेमाल न होने देने के लिए प्रयास जारी। और भारतीय रेलवे की यात्री किराए से राजस्व आय में 76% की हुई वृद्धि। अप्रैल से नवंबर के बीच रेल ने यात्री किराए से कमाए 43,324 करोड़ रुपए। आरक्षित यात्री खंड में 50% और अनारक्षित यात्री खंड में 422% की बढ़ोतरी दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की, जहां कल से दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले आज भी जबरदस्त प्रचार देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार की कमान संभाली। पीएम मोदी की गुजरात में 4 रैलियां हुई, तो अहमदाबाद में एक रोड शो के माध्यम से भी पीएम मोदी ने जनता से वोट मांगे। रोड शो के दौरान अहमदाबाद के लोग सड़कों की दोनों तरफ खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। वहीं इससे पहले एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने जहां गुजरात के विकास के लिए किए गए कामों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस पर गुजरात के विकास में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने बुधवार को भी रैलियां की थीं और एक मेगा रोड शो भी किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के बीच में ही भद्रकाली माता के मंदिर में जाकर दर्शन और पूजन किया। मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी को पूजा करवाई। पीएम मोदी ने रोड शो के रास्ते में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आणंद में सोजित्रा में आजादी के बाद कांग्रेस द्वारा देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल के अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने गुजरात की जनता से कांग्रेस से इसको लेकर सवाल पूछने को कहा। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर डैम पर सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता वहां उनको प्रणाम करने तक नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री ने सभा में मौजूद जनता से पूछा कि क्या अब समय नहीं आ गया कि जब सरदार साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस को सजा दी जाए। તમે આ કોંગ્રેસના નેતાઓ વોટ માંગવા આવે તમારે ત્યાં આવે તો મારો તરફ એક સવાલ પૂછશો, જરા મને હાથ ઊંચો કરીને પૂછશો। હું આ બધા ગુજરાતના નાગરિકોને કહું છું, કોઈ કોંગ્રેસનો નેતા આવે તો એક પ્રશ્ન પૂછજો
क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में था? पहलो प्रश्न पूछो। પછી એમને પૂછજો क्या सरदार साहेबે દેશને એક કરવાનું કામ કર્યું તો? બીજો પ્રશ્ન પૂછજો અને પછી ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછજો કે સરદાર સાહેબનું સરદાર સરોવર ડેમ પર દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્મારક બન્યું છે. તમે કોઈ વાર જઈ આવ્યા ખરા? ત્યાં પગે લાગી આયા? कांग्रेसना लोगोए ત્યાં જવું જોઈએ કે નહીં ભાઈઓ? સરદાર સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી જોઈએ કે ના આપવી જોઈએ? સરદાર સાહેબનો આદર કરવો જોઈએ કે ના કરવો જોઈએ? આ મોદીએ સરદાર સાહેબનું પુતળું બનાવ્યું એટલે સરદાર સાહેબ જોડે તમને આભડછેટ ભાઈ? આવી કોંગ્રેસને સજા કરવી પડે કે ના કરવી પડે? આ વખતે આણંદ જિલ્લો એકતા બતાવીને આ સરદાર સાહેબનું અપમાન કરનારાઓને સજા કરશે કે નહીં કરે ભાઈ? तो जहां पीएम मोदी ने गुजरात में धुआंधार प्रचार किया तो भाजपा के कई अन्य बड़े स्टार प्रचारकों ने भी जनता से वोट मांगे और उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के पक्ष में कई रैलियां की तो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने भी रैली और रोड शो करके अपने अपने पक्ष में प्रचार किया. गुजरात में पहले चरण का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है. सभी दल अब 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं. भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान एक बार फिर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली तो कांग्रेस के पक्ष में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार करते दिखे. आम आदमी पार्टी भी रोड शो के जरिए जनसंपर्क के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने में लगी रही. केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस पर गुजरात के लोगों को नर्मदा के पानी से लंबे समय तक महरूम रखने का आरोप लगाया. मेहसाणा के नुग्रह गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तर गुजरात में गंभीर जल संकट होने के बावजूद कांग्रेस ने नर्मदा योजना में अडंगा डाला, लेकिन आज नर्मदा का पानी भाजपा की सरकार की वजह से उत्तर गुजरात ही नहीं राजस्थान की भी प्यास बुझा रहा है. पीवाना पानी नो बहू ना थाय, खेती नो बहू ना थाय, पानी नी तकलीफ 1100-1200 फूट नीचे पानी तर जता रहेगा. परंतु आ कांग्रेसियाओ उत्तर गुजरात ની ચિંતા નતા કરતા. નર્મદા યોજના મારા જન્મ પહેલા ચાલુ થઈ હતી, પરંતુ સરદાર સાહેબનું નામ એની સાથે જોડાયું તો આ કોંગ્રેસે નર્મદા યોજનાને ખોરંભે ચડાવી. કોર્ટ કચેરીના ચક્કરમાં નર્મદા યોજનાને ફસાઈ દીધી. અને મિત્રો આજે નર્મદાના નીર મહેસાણા થઈ, બનાસકાંઠા થઈ, રાજસ્થાનની તરસી ધરતીને પાણી પીવડાવે છે. पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान के बीच में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को अहमदाबाद में प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं, बेटियों के लिए किए गए ऐलान और आयुष्मान योजना को लेकर किए गए वादों का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि पार्टी के सभी संकल्पों और सरकार के प्रगतिशील और विकास के पथ पर मजबूत भूमिका के चलते भाजपा की ऐतिहासिक जीत का संकल्प गुजरात की जनता पूरा करेगी. प्रगतिशील और विकास के पथ पर सुदृढ़ भूमिका के चलते मैं गुजरात में ऐतिहासिक जीत हो ये संकल्प करने के लिए जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करती हूं.
गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली। खड़गे ने भिलोडा और गांधीनगर दक्षिण में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले मंगलवार को वाघोडिया में पार्टी की एक चुनावी रैली में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। क्योंकि वो कहीं भी बोले देश की प्रगति और देश के डेवलपमेंट के लिए, गुजरात के डेवलपमेंट के लिए मुझे वोट दो। बार बार यही बात कहते आए। अगर आपने 9 साल प्रधानमंत्री होते, 27 साल अपनी हुकूमत यहां चला के क्यों यहां कमजोर तबके के लोगों को उनकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ा रहे? इसका उत्तर तो देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए आज भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, क्रिकेटर हरभजन सिंह और पार्टी नेता राघव चड्डा ने अलग अलग जगहों पर रोड शो में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होगा। दूसरे चरण में राज्य की 93 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी तो सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं और देश की दुग्ध राजधानी की पहचान बना चुके आणंद निर्वाचन क्षेत्र में इस बार 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। आणंद जिले के उन 7 विधानसभा क्षेत्रों में से ये एक है जिनमें से 5 पर 2017 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और इससे पहले 1995 से लेकर 2012 तक हुए 5 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस सीट पर विजय हासिल की थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग विधायक कांति सोढ़ा परमार पर चुनावी दांव खेला है तो भाजपा ने योगेश भाई पटेल को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो क्या है इस बार वहां का चुनावी समीकरण, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गुजरात की चुनावी यात्रा में हम आ पहुंचे हैं आणंद, जो जाना जाता है मिल्क सिटी के रूप में, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, सरदार पटेल की जन्मभूमि के रूप में, सरदार पटेल के उस आह्वान के रूप में जिसने सहकार को एक ऐसा आंदोलन बनाया जिसने भारत को आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन केंद्र बना दिया है। आणंद के इसी चुनावी रण में हम जानेंगे कि क्या है यहाँ पर लोगों के मुद्दे और क्या है चुनावी समीकरण। मेरे साथ मध्य गुजरात की आणंद विधानसभा सीट को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। यहाँ गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होना है। कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला इस इलाके में 25 साल बाद 2017 में आणंद विधानसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस के सामने अपनी जीत दोहराने की चुनौती है। सभी लोग के हमें सुख दुख में साथ ही रहते हैं। उनका कोई प्रसंग, मैरिज का प्रसंग हो या अच्छा बुरा जो ही प्रसंग हो, उनके साथ दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होता है और उनके बीच में रहते हैं। मुझे तो जन आशीर्वाद 2017 में जो ही था उनसे 5 गुना ज्यादा, એટલે मैं 25,000 मतों से जीतूंगा, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं। दूसरी ओर बीजेपी एक बार फिर से यहाँ कमल खिलाने का दावा कर रही है। बीजेपी को निकाय चुनाव का अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद है। दरअसल 2017 के बाद से बीजेपी ने आनंद नगर पालिका में 52 में से 36 सीटें जीती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 11, तालुका पंचायतों में 7 तथा दोनों जिला पंचायत बीजेपी के पास है। 5 साल में गुजरात सरकार ने, भूपेंद्र भाई जी सरकार ने और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो जन जन तक पहुंचा है। लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है और भाजपा जो भी करती है वो लोगों के लिए करती है, खुद के लिए कभी नहीं करती। तो वही बेस पे हम लोग जा रहे हैं और लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तक इस सीट पर सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच होती थी, पर इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार यहां उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी सरकार में आ रही है, पब्लिक के दिल में हम बसे हुए हैं। भाजपा को अब यहाँ से निकल लेंगे ही, अब यहाँ से पब्लिक निकालेगी भाजपा को। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं मैडम, कहीं नहीं। कांग्रेस को कोई मोहल्ला या कहीं सोसाइटी में भी आज जाने भी नहीं देते। जाते हैं तो वहाँ से बोल देते हैं प्लीज आप जाइए, 5 साल के बाद आप मुंह दिखाने आए हैं, अब दोबारा मत आना है। डीडी न्यूज की टीम ने यहाँ के लोगों से भी उनके चुनावी रुझान और मुद्दों पर बात की। पलड़ा वही उसी का ही भारी लगता है, बीजेपी का ही। काम तो हो रहा है,
जैसे आयुष्मान कार्ड है, न जाने ऊपर वाले, अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पर बहुत लोगों ने उसके फ़ायदे लाभ लिए हैं। नरेंद्र मोदी की ये योजना में बहुत लोगों ने लाभ लिए हैं। मुद्दे तो बहुत से, वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन क्या है धीरे धीरे सब सॉल्व भी हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुद्दे ज़्यादा, जैसे कि बिजली, पानी, रास्ता, ये सब तो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। आनंद में मेरे ख्याल से भाजपा भी बैठेगी। उसका इश्यू है कि भाजपा ने जो काम करती है वो सब दिखाई देता ही है। यहाँ पर मैडम जो पहले रोड नहीं थे वो रोड भी हो गए, जिसको पानी की समस्या थी जो गाँव में, वो भी सब हल हो गया है। आनंद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 सालों से कांग्रेस को मात देकर जीत दर्ज करती आ रही थी, लेकिन 2017 के चुनावों में उनको कांग्रेस के हाथ शिकस्त मिली थी। आनंद सीट पर दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। चुनावी मुकाबला यहाँ पर बेहद दिलचस्प है और आनंद की सियासी लड़ाई में जीत का आनंद किसके हाथ आता है, ये देखना भी काफी अहम होगा। कैमरामैन सेंथिल और सहयोगी विनोद कुमार ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, आनंद। तो दुग्ध राजधानी आनंद की ये दिलचस्प लड़ाई। और अब बात एमसीडी की लड़ाई की। दिल्ली के एमसीडी के एकीकरण के बाद होने जा रहे पहले चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम गया। बीते 15 साल से एमसीडी पर भाजपा का सत्ता का कब्जा है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही है। एमसीडी चुनाव में स्थानीय मुद्दों से लेकर कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जोरदार चर्चा देखी जा रही है। भले ही ये नगर निगम के चुनाव हों, लेकिन आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़े निगम के लिहाज से यहां का चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से भी कम नजर नहीं आ रहा है। आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े नगर निगम में से एक दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार का काम शाम 5 बजे समाप्त हो गया। प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा, आप और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जी जान लगा दी। आखिरी दिन तीनों दलों ने धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी की ओर से तमाम केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार की कमान संभाली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग सिंह ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी ने तमाम इलाकों में रोड शो किए और घर घर जाकर वोट मांगे। बीजेपी नेताओं ने एमसीडी चुनावों में फिर से भाजपा को बहुमत से जिताने की अपील की। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत तमाम नेताओं ने रोड शो किया। आम आदमी पार्टी बीजेपी के एमसीडी के शासन पर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता भी घर घर जाकर वोट मांगते दिखे। तीनों दलों की कोशिश अधिक से अधिक लोगों तक अपने मुद्दे पहुंचाने की थी। कुल मिलाकर दिल्ली नगर निगम में सभी दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। सभी 250 वार्ड्स के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। वार्डों के परिसीमन के बाद राजधानी में पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने नगर निगम चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जा रहा है। एमसीडी चुनाव के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बूथों व संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मियों की अधिक तैनाती होगी। पुलिस के साथ होमगार्ड और सीआरपीएफ भी तैनात रहेगी और इसके साथ ही रात में पुलिस की गश्त भी चल रही है। पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है। जो हर बूथ का एनालिसिस किया गया है, उसमें से जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उस पर डिप्लॉयमेंट हमारी ज़्यादा रहेगी। जितने भी पुलिस प्रीमिसेस हैं वहाँ पर हमारी पुलिस प्रेजेंस है और जो स्ट्रॉन्ग रूम है उनकी सिक्योरिटी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी तक सब कुछ कैंपेन पीसफुल रहा है और जो 4 तारीख को इलेक्शन होगा उसके लिए हमारे पास इस क्षेत्र में पश्चिमी और साउथ के एरिया में 7 जिले हैं जिनमें हमने लगभग 30,000 लोगों की पुलिस वालों की डिप्लॉयमेंट की है। एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। 4 दिसंबर को मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू होगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो अपने सामान्य समय के अनुसार चलेगी।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि 4 तारीख को चुनाव है, अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। याचिकाकर्ता ने इससे पहले वार्डों के परिसीमन और आरक्षण पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से चुनाव पर रोक की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के रोक लगाने से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के अध्यक्षता संभालने के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है। जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मजबूत साझेदार है और मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी की G20 अध्यक्षता के दौरान का समर्थन करने के लिए तत्पर हूं। हम एक दूसरे के सहयोग से जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से निपटते हुए सतत और समावेशी विकास को आगे ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को OSD सौम्या चौरसिया को आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोयला खनन मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल की सरकार में सर्वाधिक प्रभावशाली अधिकारी मानी जाती रही हैं। उन्हें शुक्रवार की शाम को रायपुर के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग की। इससे पहले भी करोड़ों रुपए की अवैध लेनदेन को लेकर ईडी ने सौम्या चौरसिया के घर की तलाशी ली थी। रेलवे के राजस्व में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिली है। यात्री खंड में रेलवे की राजस्व आय में 76% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो वहीं रेलवे ने अनारक्षित यात्री खंड में 50% और अनारक्षित यात्री खंड में 422% की वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान प्रारंभिक आधार पर भारतीय रेलवे की कुल अनुमानित कमाई 43,324 करोड़ रुपए की तुलना में 76% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष इसी अवधि में 24,631 करोड़ रुपए की कमाई की गई थी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अब सोशल सेक्टर में भी काम होगा। अभी तक ये योजना 16 मंत्रालयों में देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में कार्य कर रही थी। DPIIT के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि सोशल सेक्टर में अभी 5 क्षेत्रों को जोड़ा गया है, जिनमें स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला विकास, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स और पंचायत शामिल हैं। पिछले जो 1 साल काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो इसके बहुत सुखद परिणाम आए। वास्तव में लोगों का ये मानना है कि जिस कल्पना के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, उससे बेहतर परिणाम सामने देखने मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के फायदे सामने आ रहे थे। तो पिछली बार एक उच्चतम स्तर पर जब रिव्यू हो रहा था, तो ये कहा गया कि ये जो सारी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस प्रकार से उपयोग हो रही है, तो क्या हम इसको सोशल सेक्टर में उपयोग करके देख सकते हैं। हम लोगों ने इसमें जो शुरू किया है, अभी तक स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, महिला बाल विकास, उनके साथ इनिशियल मीटिंग्स हो गई, उनकी टीम्स को ट्रेन कर दिया गया इनिशियली, अब काम शुरू हो रहा है। और खेल के मैदान से खबरें। फीफा विश्व कप के ग्रुप मैच में शीर्ष पर चल रही पोर्टुगल और दक्षिण कोरिया के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में कोरिया ने पोर्टुगल को आखिरी क्षणों में 1 गोल दागकर 2-1 से पराजित कर दिया। इसी के साथ कोरिया नॉकआउट राउंड में 16 टीमों में शामिल हो गई है। पोर्टुगल की टीम पहले ही नॉकआउट राउंड में पहुंच चुकी है। और विश्व कप में ग्रुप एच के एक अन्य मुकाबले में उरुग्वे ने अफ्रीकी टीम घाना को 2-0 से हरा दिया, लेकिन बावजूद इसके उरुग्वे और घाना का फीफा 2022 का सफर यहीं पर समाप्त हो गया। दोनों ही टीमें पर्याप्त अंक करने में असमर्थ रहीं, जिसकी वजह से वो अगले दौर में नहीं जा सकी। इसी के साथ समाचारों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।